हाय फ्रेंड, मैं इंजीनियर मुकेश कुमार अब आप लोगों के सामने साइंस का मॉडल सेट लेकर के उपस्थित हुआ हूं। इस बार जो आप लोग एग्ज़ाम देंगे 2023 में, उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसीलिए आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि मैं इस बार चैनल बना करके इसको डिस्कस करा रहा हूं। आप लोग मेरा चैनल मुकेश SK स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा और वहां पर आप लोगों को सारा मॉडल सेट का कंटेंट मिलेगा। और यहां पर मैं डिस्कशन स्टार्ट करता हूं, तो चलिए देख लेते हैं। सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2023 माध्यमिक स्कूल परीक्षा 2023 का एनुअल का साइंस है, जिसका विषय कोड रहेगा 112। कुल प्रश्नों की संख्या देखिए, कुल प्रश्नों की संख्या है। ऑब्जेक्टिव रहेगा आपको 80, उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन आंसर टाइप रहेगा 24, लॉन्ग रहेगा 6। ठीक, इसी टाइप से समय आपको दिया जाएगा एग्जाम में 2 घंटा 45 मिनट। ठीक है, इस टोटल क्वेश्चन में 50% का ही जवाब देना रहेगा आप लोगों को, एक अपवाद रहेगा क्वेश्चन पे। ठीक, अब हम आगे देखिए समय कितना दिया जाएगा, आप लोग कंफर्म हो जाएगा, इसीलिए मैं इसको दिखा रहा हूँ और बता रहा हूँ। ठीक है, समय रहेगा 2 घंटा 45 मिनट। ठीक है, चलिए परीक्षार्थियों के लिए निर्देश क्या रहेगा, तो देखिए पहला है कि परीक्षार्थी OMR उत्तर पत्रक पर अपना पुस्तिका क्रमांक 10 अंकों का अवश्य लिखेंगे। वहाँ जो दिया रहेगा प्रश्न पत्र पर उसको लिखना है। उसके बाद परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर देंगे। उसके बाद है आगे, दाहिने ओर हाशिए पर दिए हुए अंक पूर्णांक को दिखाएगा। इस साइड जो आपको अंक दिया रहेगा वह किसको दिखाएगा, पूर्णांक को दिखाएगा कि कितना मार्क का वह क्वेश्चन है। प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ने के लिए परीक्षार्थी को 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। आप लोग 15 मिनट में क्या कीजिएगा, तो अपना सारा क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। आगे है, यह प्रश्न पत्र 2 खंडों में है, खंड अ और खंड ब। 2 खंडों में रहेगा आपका ये क्वेश्चन सेट, सेक्शन A और सेक्शन B करके। अगला है, खंड अ में 80 वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे। इसमें 80 को ऑब्जेक्टिव रहेगा, 80 ऑब्जेक्टिव रहेगा। इनमें से किन्हीं 40 प्रश्न का ही आपको उत्तर देना है। कितना का देना है, 40 प्रश्न का ही गिन चुन करके आपको उत्तर देना है। बाकी का उत्तर नहीं देना है। अगर आप ज़्यादा का देते हैं तो आपको 40 का ही मूल्यांकन किया जाएगा, बाकी नहीं होगा। ठीक, आप लोग OMR को भरने के लिए देखिए नीले या काले बॉल पेन का प्रयोग करेंगे, जेल पेन का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, आगे देखते हैं। खंड ब में देखिए 24 लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनमें से आपको 8 प्रश्न भौतिक शास्त्र यानी फिजिक्स से रहेगा, 8 वो प्रश्न रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री से, और 8 प्रश्न जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी से रहेगा। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न यानी भौतिकी, रसायन एवं जीव विज्ञान से 4-4 प्रश्नों का उत्तर देना है। 8-8 रहेगा, आप लोगों को 4-4 का क्या करना है, उत्तर देना है। ठीक, इसके अतिरिक्त इस खंड में 6 गो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिए जाएंगे, जिसमें फिजिक्स से 2 गो क्वेश्चन रहेगा, केमिस्ट्री से 2 गो क्वेश्चन रहेगा और 2 गो बायोलॉजी से। इसमें भौतिकी शास्त्र से प्रत्येक दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के लिए 6 अंक एवं रसायन शास्त्र के एवं जीव विज्ञान के लिए 5-5 अंक निर्धारित है। प्रत्येक विषय भौतिकी यानी रसायन शास्त्र, फिजिक्स, जीव विज्ञान, भौतिकी यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से एक एक प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है। यानी दोनों का उत्तर नहीं देना है, सिर्फ एक को करना है। किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण पूर्णतया वर्जित रहेगा, जैसे मोबाइल, कैलकुलेटर, ये सब आप नहीं ले जा सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे मेरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हुआ है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे।
देखिए मेरा पहला क्वेश्चन है, करा निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक अधिक होता है। तो आप लोग पहले से जान रहे हैं, चैप्टर में पढ़े होंगे, और नहीं भी पढ़े हैं तो अभी हम बताते जा रहे हैं कि सबसे अधिक अपवर्तनांक हीरा का होता है। किसका होता है? हीरा का। तो बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हीरा। इसका अपवर्तनांक जो होता है 2.4 होता है। कितना होता है? 2.4 होता है। ठीक। अगला है क्वेश्चन कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो देखिए बाबू, हम अवतल दर्पण दिखाते हैं आप लोगों को। ये अगर इस तरीका से हम पेंट कर देते हैं, ये अवतल दर्पण हो गया, यानी वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह बीच में धंसा हुआ होता है उसे हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं। और जैसे अवतल दर्पण हो गया, हम यहाँ पर ले लेते हैं P और ये हो जाता है F। तो देखिए फोकस किधर हो गया? इस साइड। और इस साइड जब फोकस हो गया तो कह रहा है फोकस दूरी होती है अब धनात्मक की, ऋणात्मक की, शून्य। अब देखिए यहाँ से हम आप लोगों को बताएं, चैप्टर जो हम पढ़ाएंगे इसमें लैब, तो आप लोगों को हम बताएंगे कि इस इधर x y, यहाँ पर x हो गया, y हो गया। इधर जो भी दूरी हम मापते हैं, यानी बायां साइड, ओरिजिन से बायां तरफ जो भी दूरी मापेंगे वह हो जाएगा ऋणात्मक। ये बात हम आप लोगों को पहले भी बताए थे। और ओरिजिन से ऊपर जो भी दूरी लिया जाएगा वह क्या हो जाएगा? प्लस भी। और इसके नीचे जो भी दूरी होता है वो होता है माइनस भी। ठीक है। और इधर जो भी दूरी मापते हैं ओरिजिन से दायां तरफ, ओरिजिन से दायां तरफ जो भी दूरी मापेंगे वह हो जाएगा क्या? प्लस भी। तो इसी पर हम आपको समझा देंगे, यहाँ से इसी पर हम समझा देते हैं इतना अच्छा से कि आप कभी भूल नहीं पाइएगा। तो यहाँ से आप लोग पहले भी जान चुके हैं ऐसे इस तरीका से कि यहाँ पर x हो गया, यहाँ y हो गया, x डैश हो गया, y डैश हो गया। तो ओरिजिन से जो भी दूरी लेते हैं इधर वह क्या होता है? प्लस भी होता है। इधर जो भी दूरी लेते हैं माइनस भी होता है। ऊपर जो भी दूरी लेते हैं प्लस भी होता है। और नीचे जो भी दूरी लेते हैं माइनस भी, यानी ऋणात्मक होता है। तो आप देखिए अवतल दर्पण है ये। अवतल दर्पण में हम फोकस दूरी इधर मापेंगे, यानी बायां तरफ। तो क्या हो जाएगा बाबू? तो बायां तरफ जो भी दूरी हम बायां तरफ मापेंगे तो वह क्या हो जाएगा? ऋणात्मक। कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ तक समझने में आप लोगों को। तो चलते हैं हम आगे। अगला क्वेश्चन है मेरा, किसी लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। अब देखिए बाबू, हम देख रहे हैं तीसरा क्वेश्चन मेरा कि मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। अब देखिए मुख्य फोकस दिखाना है हमको, तो लेंस में जो होता है मुख्य फोकस की संख्या, तो मुख्य फोकस की संख्या हो जाएगा 1। क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा मुख्य फोकस। दाढ़ी बनाने के लिए दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? तो हम इससे पहले भी बता चुके हैं, इससे पहले भी बताए हैं कि दाढ़ी बनाने के लिए देखिए ऑप्शन यहाँ है, कौन सा दर्पण प्रयोग होगा? तो दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। तो दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। इसमें चेहरा को जब रखा जाता है फोकस और ध्रुव के बीच, तो बड़ा काल्पनिक एवं सीधा और बड़ा प्रतिबिंब दिखाई देता है। इसीलिए हम किस दर्पण का उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण का। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी f, अवतल दर्पण की फोकस दूरी f एवं उसकी वक्रता त्रिज्या r के बीच संबंध होता है। तो क्या संबंध होता है? तो हम पढ़ चुके हैं, संबंध होता है f बराबर r/2। f बराबर r/2 देखिए कहाँ है? सी नंबर ऑप्शन होगा, सी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन चलते हैं।
अगला है 6 नंबर, निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? तो देखिए अभिसारी लेंस, तो अभिसारी लेंस हम किसको कहेंगे? तो अभिसरित सारा किरण पुंज को जो एक जगह ला करके एकत्रित कर देता है उसे हम क्या बोलते हैं? अभिसारी। तो यहाँ देखिए यहाँ ये लेंस है। अब देखिए इस लेंस में हम क्या करते हैं, तो इधर से जो भी किरण जाएगा यहाँ पर जा कर के अभिसरित हो जाता है, जो भी जाएगा इधर से आकर के अभिसरित हो गया, यानी एक जगह आकर के क्या हो जाता है? एकत्रित हो गया, यानी एक जगह जा कर के एकत्रित हो गया। तो इस तरह का जो लेंस होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं अभिसारी। तो उसी को क्या बोलते हैं? अभिसारी। तो ये कौन सा लेंस हो गया? उत्तल लेंस। तो आंसर क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस। आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। अगला है क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कह रहा है दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है? तो देखिए प्रिज्म जो हम लोग बनाते हैं तो इस तरीका से प्रिज्म होता है, और जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से होकर के गुजारते हैं, श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से होकर के गुजारते हैं तो ये 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, और सबसे नीचे होता है बैंगनी और सबसे ऊपर होता है लाल, यानी सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य लाल का, रेड का, और सबसे कम तरंगदैर्घ्य बैंगनी का। पूछा है दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है? आंसर हो जाएगा बैंगनी। आंसर क्या हो जाएगा? बैंगनी। अगला क्वेश्चन है मेरा, तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है? तो तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाएगा? तो प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है? तो प्रकाश के अपवर्तन के घटना को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसमें प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? तो देखिए उस सबसे अधिक प्रकाश की चाल, तो सबसे अधिक प्रकाश की चाल निर्वात में 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है। तो सबसे अधिक किस में हो गया? निर्वात में। अगला क्वेश्चन है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 गो नियम है बाबू। तो प्रकाश के अपवर्तन के कै गो नियम हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी 2 नियम। पहला नियम और दूसरा नियम, प्रकाश के अपवर्तन का 2 नियम हो गया। अगला क्वेश्चन है जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो देखिए जल विद्युत संयंत्र हो गया, तो जल विद्युत संयंत्र हो गया किस ऊर्जा को? तो जल विद्युत संयंत्र स्थितिज ऊर्जा को, जल विद्युत संयंत्र किसको? तो स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। हम लोग क्या करते हैं, तो पानी को भंडारित करके रखते हैं, और पानी को भंडारित करके रखने के बाद उसको क्या करते हैं, जब प्रवाह किया जाता है तो वह मोटर टरबाइन को घुमाता है, और वहाँ से हम लोगों को क्या होता है, तो बिजली विद्युत मिल जाती है। तो किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में हो गया? तो स्थितिज ऊर्जा को कर देगा। अगला क्वेश्चन है जलता हुआ मोमबत्ती बदलता है। देखिए जलता हुआ मोमबत्ती या पिघलता हुआ मोमबत्ती में अंतर होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जलता हुआ मोमबत्ती, तो देखिए बाबू जलता हुआ मोमबत्ती, तो इसमें क्या रहता है मोमबत्ती में? आप ही बताइए क्या रहेगा मोमबत्ती में? तो रासायनिक ऊर्जा रहता है। हम जलाते हैं तो मिलता क्या है हमको? तो रासायनिक ऊर्जा रहता है, और जलाते हैं तो हमको मिलता क्या है? तो मिलता क्या है? तो रासायनिक ऊर्जा रहता है, जलाते हैं हमको तो प्रकाश ऊर्जा मिलता है, प्रकाश और ऊष्मा ऊर्जा। तो कौन सा ऑप्शन हो गया? ऑप्शन नंबर बी हो गया। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, कह रहा है कि एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर
उसके सिरों के बीच विभवांतर का मान विद्युत वाहक बल की तुलना में हो जाता है। देखिए, एक विद्युत सेल कराए, एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर उसके सिरों के बीच विभवांतर का मान विद्युत वाहक बल की तुलना में हो जाता है। तो विद्युत वाहक बल की तुलना में क्या हो जाएगा बाबू? तो विद्युत वाहक बल की तुलना में हो जाएगा कम। क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन 14 नंबर, करा प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ा जाना चाहिए। अब देखिए, प्रतिरोध का मान अगर हमको बढ़ाना है तो जैसे प्रतिरोध का मान बढ़ाना है तो हम लोग कैसे जोड़ देंगे प्रतिरोध को? तो प्रतिरोध को कैसे जोड़ दिया जाएगा बाबू? तो यहाँ देखिए, ये है मेरा प्रतिरोध। क्या है? ये प्रतिरोध है, ठीक है। फिर इसको हम क्या कर देंगे? तो इस तरीका से जोड़ते जाएंगे। तो ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, इस तरीका से R3 हो जाएगा एंड सॉन्ग इंड तक। अगर इन्फिनाइट तक जोड़ते जाएंगे तो अधिक प्रतिरोध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा? प्रतिरोध बढ़ेगा। तो श्रेणी क्रम हो गया। क्या हो गया? श्रेणी क्रम। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस छड़ का उपयोग किया जाता है? तो देखिए, विद्युत चुंबक बनाना है हमको तो किस छड़ का उपयोग करेंगे? तो नर्म लोहा का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? नर्म लोहा का। अगला क्वेश्चन है, उच्चतर ताप पर कौन सी प्रक्रिया पूरी की जाती है? यानी ताप अगर अधिक हो तो कौन सा प्रक्रिया पूरा किया जाता है? तो कौन सा प्रक्रिया हो जाएगा बाबू? तो नाभिकीय संलयन। क्या हो जाएगा? नाभिकीय संलयन उच्चतर ताप पर पूरा किया जाता है। अगला हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है, करा सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति है। देखिए बाबू, सौर ऊर्जा को सीधे सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलना है तो सौर सेल ऐसा काम करता है। सोलर प्लेट लगाते हैं और वह क्या कर देता है? हमको सोलर प्लेट लगा हुआ रहता है और वह उससे हमको डायरेक्ट विद्युत मिल जाती है। अगला क्वेश्चन है, पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? वीवीआई क्वेश्चन है बाबू, ध्यान रखिएगा, वीवीआई क्वेश्चन है। करा पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल यानी हवा की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो कम से कम कितना हो जाएगा बाबू? तो कम से कम हो जाना चाहिए 12 से 14 किलोमीटर पर घंटा। कितना होना चाहिए? 12 से 14 किलोमीटर पर घंटा। अगला क्वेश्चन है, सेल का विद्युत वाहक बल, करा सेल का विद्युत वाहक बल है। देखिए, सेल का विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा? तो सेल का विद्युत वाहक बल, करा सेल द्वारा इकाई आवेश पर लगाया गया बल। सेल के द्वारा जो इकाई आवेश पर लगाया जाता बल वही उसका विद्युत वाहक बल होता है। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, करा घरेलू परिपथ में मुख्य रूप से किसकी आपूर्ति होती है? तो हम लोग जो घर में विद्युत का उपयोग करते हैं तो करा ये कौन सा? प्रत्यावर्ती धारा का, कि करा चर दिष्ट धारा का, या दिष्ट धारा की, या इनमें से कोई नहीं। तो मेरा क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा प्रत्यावर्ती धारा। क्या हो जाएगा? प्रत्यावर्ती धारा। अगला क्वेश्चन है, वर्ण विक्षेपण असंभव है। करा कि वर्ण विक्षेपण असंभव है कहाँ पर? निर्वात में। निर्वात में वर्ण विक्षेपण नहीं होगा। करा वायु में रखा एक कांच का प्रिज्म आपतित किरण को मोड़ देता है। देखिए, वायु में रखा हुआ है कांच का प्रिज्म, कहाँ रखा हुआ है? वायु में। तो वह क्या हो जाएगा? आधार के तरफ मोड़ देगा। किधर मोड़ देगा? आधार, प्रिज्म के आधार के तरफ, यानी ये आधार हो गया, इसके तरफ इसको मोड़ता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है,
कह रहा है 2Zn प्लस O2 रिएक्शन है, कह रहा है कि 2ZnO किस प्रकार की अभिक्रिया है, यानी अपघटन अभिक्रिया है कि विस्थापन अभिक्रिया है, कह रहा है कि अपघटन है कि उपचयन है कि अवक्षेपण। तो कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा? उपचयन, क्योंकि विस्थापन में क्या होता है तो एक चीज़ हट करके उसके स्थान पर दूसरा आ जाता है, लेकिन वैसा इसमें नहीं है। तो यह क्या हो जाएगा? उपचयन। कर खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र, तो खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र कौन सा होता है? तो खाने वाला सोडा का रासायनिक NaHCO3 होता है। क्या होता है? NaHCO3। इसको याद कर लीजिएगा आप लोग, ज़्यादा पूछता है। अगला है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु कौन सा है? तो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला धातु, तो कमरा के ताप पर द्रव अवस्था में क्या रहता है? पारा। क्या रहता है? पारा रहता है। धातु पूछ रहा है, अधातु पूछता तब ब्रोमीन हो जाता। क्या पूछ रहा है? धातु। तो याद रखिएगा VVI क्वेश्चन है कि कमरा के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला पहला एक कोई धातु है, ये कौन है? पारा। इसका संकेत होता है Hg। अगला है आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व कौन है? देखिए आवर्त सारणी का शून्य समूह का तत्व पूछ रहा है, तो आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व हो जाएगा हीलियम। इसी को अक्रिय, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यही जो ग्रुप होता है इसी को हम जीरो ग्रुप एलिमेंट भी बोलते हैं, ZE और जीरो ग्रुप एलिमेंट बोलते हैं। और आवर्त सारणी में नोबेल गैस भी होता है, अक्रिय गैस भी होता है, या निष्क्रिय गैस भी होता है। तो इस तरीक़ा से हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन होता है। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा, इसमें पीरियोडिक टेबल में भी देख लीजिएगा, इस साइड से सबसे इस साइड में दिया हुआ है, क्या कहते हैं? जीरो ग्रुप एलिमेंट। अगला क्वेश्चन, कह रहा है सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में मेथिल ऑरेंज का विलयन मिलाने पर विलयन का रंग परिवर्तित होकर के निम्नलिखित में कैसा हो जाता है? कह रहा है इसमें मिलाएंगे तो मिलाने के बाद जो है मेथिल ऑरेंज का विलयन मिलाने पर क्या हो जाता है? तो क्या हो जाएगा बाबू? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पीला रंग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है ग्लोबल वार्मिंग, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, VVI है। कह रहा है ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ग्लोबल वार्मिंग के बारे में आप लोग अच्छा से बुक में दिया हुआ है डिटेल्स में, आप लोग अभी तो हम डिस्कशन करा रहे हैं तो उतना डिटेल्स जाएंगे नहीं, फिर भी आप लोगों को जहाँ तक होता है हम बताते जा रहे हैं। तो 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ग्लोबल वार्मिंग, तो क्या हो जाएगा? इसमें कौन सा गैस निकलेगा? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला है गंधक की परमाणु संख्या क्या है? तो देखिए वो गंधक का परमाणु संख्या पूछ रहा है, तो गंधक का परमाणु संख्या हो जाएगा कितना? 16। यही है सल्फर, जिसका S होता है संकेत। क्या होता है संकेत? S होता है संकेत। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है क्योंकि अम्ल जल में, कहता है क्योंकि अम्ल जो है वह जल में क्या हो जाता है? तो अम्ल जल में आयनित होता है। क्या होता है? आयनित होता है। अगला क्वेश्चन, अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड होते हैं, तो धातु का जो अधिकतर ऑक्साइड होता है बाबू, वह धातु का अधिकतर ऑक्साइड क्षारीय होता है। क्या होता है? क्षारीय होता है। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर, कह रहा है सोने में निम्नलिखित में कौन सी धातु मिलाकर के मिश्र धातु तैयार की जाती है? देखिए सोना में हम लोग शुद्ध सोना का मान जब पूछेगा तो हो जाएगा 24 कैरेट। 24 कैरेट होता है शुद्ध सोना, लेकिन शुद्ध सोना का आभूषण नहीं बनाते हैं, तो उसमें क्या मिला दिया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? शुद्ध सोना में हम लोग कॉपर मिला देते हैं। क्या मिला देते हैं?
कॉपर मिला देते हैं, Cu कॉपर। अगला क्वेश्चन है करा है NaCl प्लस AgNO3 AgCl करा है प्लस NaNO3 निम्नलिखित में से किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर Cl से Na हट गया और यहाँ पर NO3 में आकर के Na जुट गया। तो हम बताए थे कि विस्थापन अभिक्रिया में क्या कर देता है, तो हटा देता है। क्या कर देता है, हटा देता है। तो क्या हो जाएगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। क्योंकि यहाँ भी क्या कि देखिए Ag आ गया और यहाँ Na को हटा दिया और Ag के स्थान पर कहाँ कौन चल गया, Na यानी सोडियम चला गया। अगला है सिलिकॉन है। तो आप सिलिकॉन के बारे में बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से जानते होइएगा कि सिलिकॉन क्या है। इसका संकेत होता है Si। संकेत क्या होता है, Si। तो सिलिकॉन क्या हो जाएगा, तो करा एक अधातु है, एक ऑप्शन है कि एक अधातु है, एक धातु है, एक उपधातु है और इनमें से कोई नहीं। तो 34 का आंसर हो जाएगा उपधातु। इसका संकेत होता है Si 14। अगला क्वेश्चन है वे तत्व जिनके बाहरी सेल पूर्ण भरे होते हैं कहलाते हैं। देखिए जिसका बाहरी वे तत्व जिनके बाहरी सेल पूर्ण भरे होते हैं वह क्या कहलाते हैं, तो वह हो जाएगा आपको उत्कृष्ट गैस, अक्रिय गैस जिसको हम लोग बोलते हैं। हम बताए थे कि पीरियडिक टेबल में इस साइड से दिया होगा जीरो ग्रुप एलिमेंट, उसी जीरो ग्रुप एलिमेंट को हम लोग यहाँ पर हीलियम नियन आर्गन क्रिप्टन जेनन रेडन दिया हुआ है, वही उत्कृष्ट गैस हो गया। अक्रिय गैस, निष्क्रिय गैस या नोबेल गैस वही होता है। अगला क्वेश्चन है करा खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो खड़िया का रासायनिक सूत्र क्वेश्चन नंबर हो गया 36। 36 का आंसर हो जाएगा, 36 का आंसर हो जाएगा CaCO3। क्या हो जाएगा, CaCO3। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर करा निम्नांकित में कौन सबसे अधिक अम्लीय ऑक्साइड है। करा सबसे अधिक अम्लीय कौन सा हो जाएगा, तो सबसे अधिक अम्लीय होता है अम्ल वर्षा का नाम सुने होइएगा। अम्ल वर्षा में SO2 का जो होता है मात्रा अधिक होता है, तो सबसे अधिक अम्लीय ऑक्साइड क्या हो जाएगा, SO2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन एल्काइन है। तो देखिए एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2। ठीक है, ये हो गया एल्केन। क्या हो गया, एल्केन का सूत्र। और एल्कीन हो गया, तो एल्कीन होता है CnH2n और एल्काइन हो गया, ये हो गया एल्कीन। और एल्काइन का जो होता है वह होता है CnH2n-2, ये हो गया एल्काइन। तो याद रखिएगा सबसे छोटा नाम सबसे छोटा सूत्र, ठीक। और बड़ा नाम एल्काइन, तो यहाँ पर देखिए काइन आइन लगेगा तो क्या हो जाएगा -2 और एल्केन रहेगा n रहेगा तो वहाँ पर क्या हो जाएगा +2। अब इसी पर आधारित है करा इसमें कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा एल्काइन है, यानी एल्काइन पर आधारित है। तो यहाँ पर देख लीजिए, या तो हम निकाल सकते हैं या नहीं तो इसमें n का मान अगर 1 दे देंगे तो n का मान 1 रखने पर तो CH एल्काइन में n का मान 1 रखेंगे तो C हो जाएगा 1 और H क्या हो जाएगा, 2 में से 2 जाएगा 0, तो ये तो होगा नहीं यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा n का मान अगर हम रख देते हैं 2, n का मान रख देते हैं, क्वेश्चन नंबर हो गया 38। तो 38 का आंसर हो जाएगा 2। देखिए यहाँ पर एल्काइन का सूत्र क्या होता है
CnH2n -2, तो C का मान 2, H 2 गुना 2 -2 यानी C2H 4 -2 हो जाएगा, तो C2H2। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 39 नंबर, करा है CH3O C2H5 का IUPAC नाम। तो हम IUPAC नाम के लिए स्पेशल एक वीडियो कैसे बना जाता है, क्योंकि एगो निकालने से आप लोग को समझ में नहीं आएगा, इसीलिए आप लोग को हम एक अलग कंटेंट बना करके IUPAC नाम का डाल देंगे। उस पर आप लोग बढ़िया से देख लीजिएगा कैसे हम लोग निकालते हैं, इसका क्या निकालने का प्रोसेस है। तो इसका सूत्र जो ये जो दिया हुआ है, इसका IUPAC नाम हो जाएगा मेथॉक्सी एथेन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 40 नंबर, निम्नलिखित में से कौन यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। देखिए इसमें जो ऑप्शन दिया गया है, इस ऑप्शन में कह रहा है कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, तो क्या हो जाएगा एथेनॉल। अगला है सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करके निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद बनाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद बनाएगा, यहाँ ऑप्शन कट रहा है, हम आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कौन सा उत्पाद बनाता है, तो क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन Na2ZnO2 प्लस H2। क्या हो जाएगा प्लस H2। अगला क्वेश्चन है धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र। बेबिया क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। 42 नंबर क्वेश्चन, करा धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो धोबिया सोडा का देखिए रासायनिक सूत्र Na2CO3 10H2O। ये हम इससे पहले बताए हैं बेकिंग। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा Na2, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 42 हो गया, 42 का आंसर हो जाएगा ये Na2CO3 10H2O धोबिया सोडा। बेबिया क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा इस फार्मूला को, क्योंकि बार बार पूछा जाता है कहीं ना कहीं। अगला क्वेश्चन है, अगला है 43 नंबर, कह रहा है कि अम्लराज में सांद्र HNO3 और सांद्र HCl का अनुपात होता है। तो देखिए बाबू, अम्लराज जो हम बनाते हैं उसमें इस दोनों का HNO3 और HCl का यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो अनुपात होता है वह कितना होता है, तो अनुपात होता है 1:3। अगला या उल्टा दे देगा तो ये हो जाएगा 3:1। पहले HCl दे देगा और बाद में HNO3 दे देगा, तब हो जाएगा 3:1, 3:1। ठीक, अगला क्वेश्चन है किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं। देखिए कोई भी जो अभिक्रिया होता है उसमें जो भाग लेता है वह पदार्थ अवकारक कहलाता है। क्या कहलाता है, अवकारक। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर, निम्नलिखित में कौन अम्लीय ऑक्साइड है। कौन सा करा है, अम्लीय। इससे पहले भी हम कराए हैं, आप लोगों को अम्ल वर्षा में बताए थे। तो यहाँ पर 45 नंबर क्वेश्चन फिर पुनः आ गया कि कौन सा अम्लीय ऑक्साइड है। तो हम पहले बताए हैं कि जहाँ हम SO2 देखेंगे वही क्या हो जाएगा, अम्लीय ऑक्साइड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर क्वेश्चन देखिए, करा निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ का जलीय घोल लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो कह रहा है कि कौन सा अम्लीय घोल। यह भी वीवीआई क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है, इसीलिए आप लोग बढ़िया से ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 46, तो क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी क्या हो जाएगा, क्षार। कह रहा अम्ल एवं क्षार दोनों। अगला क्वेश्चन है